29वां क्वेश्चन है, ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य दिए गए हैं। तब हमें प्रूव करना है संख्याएं क्या होंगी, a प्लस माइनस अंडर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो सबसे पहले क्या करें, संख्याओं को मान लें। माना संख्याएं क्या मानोगे, ए तथा बी, या आप एक्स तथा वाई मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स तथा वाई है, क्लियर। अब जैसे प्रश्न के अंतर्गत कहा गया है वैसे कार्य शुरू करें। तो सबसे पहले इनका समांतर माध्य क्या माने, ए, गुणोत्तर माध्य क्या मानना है, जी। तो बताइए एक्स तथा वाई का समांतर माध्य ए इक्वल क्या हो जाना चाहिए, एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ये समांतर माध्य हो गया। इससे एक इक्वेशन फाइंड हुआ, एक्स प्लस वाई इक्वल 2a, इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। पुनः ये बात भी कही गई है कि इनका जो गुणोत्तर माध्य है क्या होता है, अंडर एक्स वाई। तो इससे एक इक्वेशन आपको फाइंड हो जाएगा क्या, एक्स वाई इक्वल जी इसका, क्लियर। इक्वेशन आपका आ गया सेकंड। अब हम एक इक्वेशन फाइंड करेंगे इसके साथ सॉल्व करने के लिए। इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एलिमिनेशन मेथड देना पड़ेगा, विलोपन विधि देनी पड़ेगी। तो विलोपन विधि से बैठ रहे हैं, हम एक इक्वेशन और फाइंड कर रहे हैं। सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई, क्लियर, यही होगा ना। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 2a, और यहाँ पर x वाई की वैल्यू है g इसका। तो लगाइए यहाँ पर वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू आप लगाओगे x वाई की, तो g स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4g स्क्वायर, क्लियर। इसे आगे और सॉल्व कर देता हूँ। तो ये फाइंड होता है एक्स माई, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 को मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो 2 आ पाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। अंडर में क्या रह जाएगा था, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये इक्वेशन मान लिया आपने थर्ड। अब हमें क्या करना चाहिए, थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो अब हम फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए एक बार हम क्या कर रहे हैं, इन्हें जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने से बाई लेफ्ट हो जाएगा, x डबल हो जाएगा, तो 2x इक्वल, यहाँ जोड़ेंगे हम तो 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन लूंगा तब क्या रह जाएगा, केवल a प्लस अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, क्लियर। इससे हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई, 2 से 2 लेफ्ट हो गया, तो एक संख्या आ गई है अपनी a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब हमें क्या कर देना चाहिए, पुनः हमें ये कर देना चाहिए फर्स्ट माइनस सेकंड एम्प्लाइज, तब बाई का चिन्ह बदल जाएगा तो ऐड हो जाएगा, x लेफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y यूकल, ट्वाइस कॉमन फिर भी आ जाएगा, a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, क्लियर। इससे 2 लेफ्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमें a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब दोनों वैल्यू को एक साथ भी लिख सकते हो आप संख्याओं को। आते हैं जो संख्याएं हैं वो क्या फाइंड हो रही है हमें, आते हैं संख्याएं क्या फाइंड होगी बताओ। एक्स वाई का मान एक साथ लिख रहा हूँ, a प्लस माइनस दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ। यहाँ आप इसके फैक्टर करेंगे तो a प्लस जी ए माइनस जी हो जाएगा। तो अंडर में क्या आ जाएगा, a प्लस जी एंड a माइनस जी, यही प्रूव करना था ना संख्या, हैंस प्रूव्ड, क्लियर। जिन दो संख्याओं की हमें समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दिए हैं वो संख्याएं ये है। 30वां क्वेश्चन, सबसे पहले ये नोट करें क्या डाटा फाइंड हो रहे हैं। प्रारंभ में किसी कल्चर के अंतर्गत बैक्टीरिया की संख्या कितनी है, 30, ठीक है। 30 बैक्टीरिया है, किसमें दी है मात्रा, 30 बैक्टीरिया
30 बैक्टीरिया है केवल, ठीक है। प्रति घंटे पश्चात क्या हो जाती है, डबल, दोगुनी हो जाती है। तब हमें दूसरे घंटे, चौथे घंटे, वो nवें घंटे पश्चात फाइंड करनी है बैक्टीरिया की संख्या। क्लियर? तो यहां पर पहले ये पता करें प्रोग्रेशन जो बन रही है वो जीपी बन रही है कि एपी बन रही है, जीपी। कैसे पता चला, दो गुने, गुणा से आगे बढ़ते हैं तो वो कौन सी होती है, जीपी होती है। तो दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीपी का सार्व अनुपात, 30 क्या हो जाएगा, प्रथम पद, तो इसलिए जीपी बन गई। तो यहाँ पर सबसे पहले डाटा फाइंड करें, तो डाटा मिल रहे हैं हमें जीपी का प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद ए क्या आ गया, 30, सार्व अनुपात, सार्व अनुपात क्या आ गया, 2। तब हमें फाइंड क्या करना है, ये भी सुनिश्चित करें 2 घंटे बाद कौन सा टर्म आएगा, तीसरा। 4 घंटे बाद कौन सा टर्म हो जाएगा, 5वां। 1 घंटे बाद कौन सा टर्म होगा, समझ में आ रहा है। जैसे आपको 1 घंटे बाद कहा जाए तो प्रारंभ में तो 30 है ही, 1 घंटे बाद डबल हो जाएंगे ना, प्रति घंटे डबल हो रहा है, तो 30 का क्या हो जाएगा, 60, तो वो दूसरा पद बन जाएगा जीपी का। ऐसे ही आपको यहाँ पर कहा गया है 2 घंटे पश्चात, तो 2 घंटे जब पूरे होंगे तब कौन से पद का मान आएगा, तीसरे पद का। 1 घंटा पूरा होने से पद दूसरा मिलेगा जिसका मान 60, दूसरा घंटा जब पूरा होगा तो पद तीसरा मिलेगा, तो 60 का भी 2 गुना हो जाएगा तो आएगा 120। क्लियर? तो हमें क्या फाइंड करना है, तब टर्म ऑफ 3, टर्म ऑफ 5 एंड टर्म ऑफ, बताओ कौन सा होगा, n+1, ये हमें फाइंड करना है। ये हुआ क्लियर? तो अब फाइंड कर देते हैं। हम जानते हैं टर्म ऑफ n क्या होता है जीपी के लिए, टर्म ऑफ n होता है ar⁻n-1। तब टर्म ऑफ 3 क्या हो जाएगा, टर्म ऑफ 3 की वैल्यू हो जाएगी ar²। मान लगाओ जो दिए हैं, a का मान कितना है 30, r का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर करोगे आ गया 120। क्लियर? अब टर्म ऑफ क्या फाइंड करना है आपको, 5 क्या हो जाएगा ar⁴। a का मान आपको दिया ही है, थोड़े से इंटेलिजेंट हो जाओगे। तो ar² इंटू r², ar² की वैल्यू आ रही है 120 इंटू 2 की पावर 2, 4, 12 चौक 48। क्लियर? अच्छा, फिर फाइंड करना है हमें टर्म ऑफ n+1। तो n+1 तब क्या रह जाएगा, ar⁴n, a की वैल्यू है आपकी 30 इंटू 2 की पावर n ही लिखना पड़ेगा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, n है, व्यापक पद हो गए, n+1वां पद। क्लियर? तो ये आपके आंसर फाइंड हो जाते हैं। अतः आप लिख सकते हो दूसरे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या 120, और क्या है, चौथे घंटे बाद 480, और nवें घंटे बाद 30 इंटू 2 की पावर n। कन्फर्म? क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर हमें 500 रुपए क्या दिया गया है, मूलधन। दर कितनी है, 10%, समय कितना है 10 वर्ष। तो सीधा अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको आता ही है मिश्र धन का फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत क्या होता है, मिश्र धन इक्वल होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर होल पावर समय। ये होता p इंटू 1 प्लस r अपन 100, तो अपने आप ही आ जाएगा परसेंट हटा होल पावर समय। तो सीधा लगा दोगे तो आपके लिए हो जाएगा 500 इंटू 1 प्लस 10/100 होल पावर 10। क्यों, 10 वर्ष का पूछा है ना, तो सीधा आंसर आपका आ गया 500 इंटू 1.1 की होल पावर 10, आंसर आ गया। परंतु हमें यहाँ पर जीपी का प्रयोग करना है, इसलिए सूत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो प्रथम पद तो मिल रहा है हमें,
आवश्यकता है केवल सार्व अनुपात की। 10 वर्ष का मिश्र धन हम फाइंड करेंगे तो वो कौन सा पद होगा जीपी का? 11। क्यों होगा 11? एक वर्ष का मतलब है दूसरा पद। 500 रुपए तो मूलधन है, तो ब्याज तो आपको एक वर्ष बाद ही देगा ना, कोई 10%। क्या आपको सीधा ब्याज दे देगा? 500 रुपए दो, लाओ हमारी ब्याज सहित लौटा दो, तुरंत तो लौटाएगा नहीं। तो दूसरा पद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद फिर जो दूसरे पद का मान है वो एक वर्ष बाद मिश्रधन हो गया, तो वो मूलधन बनेगा किसके लिए? अगले वर्ष के लिए। क्लियर? तो ठीक है, तो यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं सीधा। तो पहले ये बताओ, प्रथम वर्ष का मूलधन क्या है आपका? मूलधन है आपका P। लास्ट में लगा दूंगा 500, P मान लो आप, P है, ये प्रथम वर्ष का है। तब आपको फाइंड करना है दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा मूलधन। ये प्रथम वर्ष के लिए यानी दूसरी किस्त निकाल रहे हो। अब द्वितीय वर्ष के लिए बताओ मूलधन क्या बन जाएगा? P प्लस P का कितने परसेंट? 10%। ऐड करो, ये समझो बात पहले, ये द्वितीय वर्ष बाद मिश्रधन हो जाएगा, वास्तव में वो राशि हो जाएगी, लेकिन ये दूसरे वर्ष के लिए, तीसरा वर्ष इससे निकालेंगे तो उसके लिए बन जाएगा मूलधन। क्लियर? प्रथम किस्त का मूलधन ये है, द्वितीय किस्त का ऐसे बनाएंगे। अगर आप सीधा लिखना चाहते हो तो ये मिश्रधन होगा प्रथम वर्ष बाद। क्लियर? तो कितना आएगा? P कॉमन ले लिया आपने, तो 1 प्लस, और ये क्या बचा आपके पास बताओ? 1/10। तो टोटल क्या हो गया आपके पास? P इंटू 11/10, या ऐसे लिखते P को 11/10। क्लियर? आगे बताइए तृतीय के लिए। तृतीय वर्ष बाद क्या हो जाएगा? तृतीय वर्ष के लिए मूलधन यानी ये आपका अगला पद होगा, ये होगा ना, ये हो गया ना 11/10 P प्लस 11/10 P का 10%। क्लियर? अब यहां से आपने फिर कॉमन ले लिया किसको? 11/10 P को। तब क्या बचेगा आपके पास? 1 प्लस वही 1/10/100 कट के क्या हो जाएगा? 1/10 1/10। तो क्या हो गया फिर? ये 11/10 का होल स्क्वायर हो गया, तो 11/10 का होल स्क्वायर हो गया P। अब तो तुम समझ गए ना, क्या देख पा रहे हो? एक पावर बढ़ती चली जा रही है। एट लास्ट आपको जो चाहिए, अब कौन सा चाहिए बताइए? 10वें वर्ष का मूलधन चाहिए, वो ही आपका 11वां पद होगा, तो 11वें पद का मान। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं तो जीपी फाइंड हो रही है, और जीपी किस प्रकार से चल रही है आपकी? पहले P, उसके बाद दूसरा पद आपका आया है 11/10 P, अगला पद जो आपका आया है जीपी का वो आया है 11/10 का होल स्क्वायर P। हाँ, अप टू आप समझे गए। हमें अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए 11वां पद, क्योंकि वही 10वें वर्ष का तो बनेगा मूलधन, या ये कह सकते हैं 10 वर्ष बाद मिश्रधन होगा। क्लियर? तो टर्म ऑफ चाहिए 11 जीपी का। लगाइए फॉर्मूला अपना क्या होता है जीपी के लिए? टर्म ऑफ n इक्वल होता है AR⁻n-1। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे मैं लगा रहा हूं पहले फॉर्मूला, R⁻10 ये होना चाहिए। क्लियर? तो A की वैल्यू आपकी क्या है? P। R की वैल्यू आपकी 11/10, 11/10 पावर क्या हो जाएगी आपकी? 10। सॉल्व करो इसे, P की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 500 इनटू ये कितना हो गया? 1.1, पावर कितनी चल रही है आपकी? 10। यही फाइंड होगा आपको। तो जो आपको 10 वर्ष बाद राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 500 इंटू 1.1 की पावर 10, बड़ी पावर है 10, ऐसी छोड़ दो। क्लियर? समझ में आ गया? एक बार फिर ध्यान दे लें, सूत्र से हम करते तो सीधा हो जाता। हमें पता चल गया यहाँ पर क्या लगाना था हमें? समय का मान 10, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना, समय 10 वर्ष दे रखा है, रेट दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो सीधा लगा देती। परंतु हमें जीपी का प्रयोग करना है, तो प्रथम वर्ष का मूलधन तो P दिया गया है,
तो द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन ये बन जाएगा, उसका 10% ऐड हो जाएगा। क्लियर? ये कट के 1/10 रह जाता है। ये मैंने पी कॉमन ले लिया है, 1 + 1/10 11/10। मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं अगले वर्ष में जा रहा हूँ तो केवल इसकी पावर बढ़ती चली जा रही है, तो अर्थात 11/10 का गुणा होता चला जा रहा है। तो गुणा से अगला पद प्राप्त होता है, तो क्या बन गई है? जीपी बन गई है। तो जीपी के पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मुझे कौन सा पद ज्ञात करना है? जीपी का 11वां। क्यों करना है 11वां? क्योंकि मिश्रधन जब 10 पहले पद का मान दिया है ब्याज लगते ही तो दूसरा पद बनेगा। एक वर्ष बाद ब्याज उसमें सबमिट हो गया, फिर तीसरे पद में 2 वर्ष का ब्याज सबमिट हो गया, तो ऐसे करके मुझे 10 वर्ष का ब्याज सबमिट करना है। तो कौन सा पद हो जाएगा? जीपी का 11वां। तो सीधा मैंने 11वां पद फाइंड। क्लियर? 32 लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन दोनों फाइंड हो रहे हैं, तब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। अर्थात द्विघात समीकरण के मूलों का समांतरमाद दिया गया है, गुणोत्तरमाद दिया गया है। अगर मूल दिए जाते तो क्या कर देते आप? तब तो सीधा ही फाइंड कर देते, मूलों का योगफल एवं गुणनफल। कैसे? क्या होता है द्विघात समीकरण? जब मूल दिए जाते हैं तब योगफल और गुणनफल दिया जाता है, तो आप सीधा फाइंड कर देते हो। कैसे? x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। जानते हो? 10th में ये था। ठीक है, तो हम आपको मूल तो नहीं दें, केवल मूलों का योगफल दे दें और मूलों का गुणनफल दे दें, तो द्विघात समीकरण फाइंड कर लोगे। तो योगफल कहां से मिलेगा? समांतरमाद से। गुणनफल कहां से मिलेगा? गुणोत्तरमाद से। दोनों दे रखे हैं, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो द्विघात समीकरण के लिए मान लेते हैं, माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा ए बी जो भी मानना है, अल्फा बीटा है। तब बताइए आप मूलों का समांतरमाद क्या दिया है? 8। समांतरमाद क्या होता है बताओ? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसकी वैल्यू आपको क्या दी है? 8। इससे आपको क्या मिल जाएगा? मूलों का योगफल कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान 16। एक बात, तथा दूसरी बात मूलों का गुणनफल क्या होगा? अंडर रूट अल्फा बीटा। इसका मान आपको क्या मिल रहा है? 5। इससे अल्फा बीटा का मान क्या आ जाएगा? 25। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब आपको मूलों का योगफल फाइंड हो रहा है, गुणनफल फाइंड हो रहा है, सीधा सूत्र में लगा दीजिए। अतः समीकरण जो आपका द्विघात समीकरण है वो क्या होना चाहिए? x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो सीधी वैल्यू आप यहाँ पर रखें, तो x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 16x प्लस 25 इक्वल 0। दैट्स ऑल। कोई शक? तो इनडायरेक्ट आपको मूलों का योगफल और गुणनफल दे दिया गया था। क्लियर? ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत 9.4 से रिलेटेड थ्योरी कराई जाएगी, तो उसके अंतर्गत तभी बात करेंगे। ठीक।